अगर आप अपना एलएलएम प्लेसमेंट पाने के लिए कर रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला है। बिकॉज आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली कि एलएलएम करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली है प्लेसमेंट की, अंडर प्राइवेट, अंडर गवर्नमेंट, अंडर इंडिपेंडेंट, अंडर अदर सेक्टर्स, जितने आपके हो सकते हैं सारे के सारे, किस स्पेशलाइजेशन से क्या मिलता है, कैसे होता है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं एलएलबी वाली और जो डिप्लोमा वाले या फिर मान लो आपने अगर फील्ड चेंज कर दिया लॉ के बाद, उन सब अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं करूंगा, केवल एलएलएम स्पेसिफिक उसकी बात होगी। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में अगर आप मान लो इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 4899 में हम लोग आपका पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं, अलॉन्ग विद 70 मॉक पेपर्स एंड 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स। और उसके साथ में जो आपके रिसेंट और लैंडमार्क केसेस है पूरे कवर हम लोग करके आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर आपको एनरोल करना है 4899 में, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हुए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्टर्स हैं जहां पे आपको जॉब मिल सकती है वो कौन सी है और कौन से आपके स्पेशलाइजेशन से क्या उसका फर्क पड़ता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉर्पोरेट फर्म्स के बारे में, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स। अब ये लॉ फर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ट्राईलीगल का, अमरचंद मंगलदास का, या सिरिल अमरचंद मंगलदास हो गया, अलग अलग सैम कैम जो आपका होता है, बेसिकली अलग अलग जो आपके वो है उनके अंदर। या फिर आप मान लीजिए टीयर 1 हो गई, टीयर 2 और टीयर 3 फर्म्स होती हैं, बुटीक फर्म्स होती हैं। इनके अंदर आपको जो जॉब मिलेगी, अगर आप मान लो एलएलएम परस्यू कर रहे हो तो उसमें आप अगर, सबसे पहली बात है कॉर्पोरेट लॉ से मान लो, कॉर्पोरेट एंड जो आपके कमर्शियल लॉ होता है उससे अगर आप मान लो अपना एलएलएम परस्यू करते हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा चांस रहता है। बिकॉज अगर मान लो आपके पास एक इंटर्नशिप है अच्छी वाली, या फिर आप मान लो जॉब एक्सपीरियंस रखते हो किसी छोटी फॉर्म में, तो बड़ी फॉर्म्स के अंदर एलएलएम करने के बाद आपको एक बूस्ट मिलता है कि आप एक टैग लेके आ गए हो और उसके थ्रू आपका एलएलएम बढ़िया अपना जो करके आपका जॉब लगने का चांस है। उसके अलावा जो आपका होता है, मान लीजिए आईपीआर की आप बात करते हो, तो आईपीआर के अंदर देखिए ये एक इमर्जिंग फील्ड है हमारे इंडिया के अंदर, अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे काफी लॉ फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि अब धीरे धीरे करके ऐसे जो स्पेशलाइज्ड इस लोग होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हैं, जिनका कि अच्छा अपना काम है, रिसर्च है, सब कुछ है, उनको वो लोग हायर डेफिनेटली करते हैं। और अगर एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप्स का तो डेफिनेटली हायर किया जाता है। तो एलएलएम करने के बाद स्पेसिफिकली वो चीज़ आपकी होती है, आपको मिलती है, डेफिनेट एक बेनिफिट आपका होता है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि जैसे अगर आप मान लो टेक लॉ के अंदर हो, तो टेक लॉ के अंदर भी कई ऐसे आपके लॉ फर्म्स हैं जिनको कि स्पेसिफिक ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आप पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपका एक अच्छा चांस होता है लॉ फर्म्स के अंदर। तो ये जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके थ्रू आपका होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो कंपनीज की बात करता हूँ, यहाँ पे जो कंपनीज होती है उसमें भी आपकी समझ लो जो छोटी मोटी कंपनीज हैं जो कि ज्यादा बड़ा टर्नओवर नहीं रखते, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज, इसके सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, जो बाकी हो गए, इनके अंदर सब में जो है अलग अलग स्पेशलाइजेशन के थ्रू अलग अलग चीजें होती है। जैसे मान लो आईपीआर के थ्रू सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलती है कि इनके यहाँ पे कंपनीज जो होती है बड़ी बड़ी, जैसे मल्टीनेशनल्स में, वहां पे आपके आईपीआर के पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहां पे आईपीआर स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है जो कि केवल एक ऑडिट करेगा इस चीज के ऊपर कि भाई हमारे कंपनी का जो आईपीआर है वो कितना है, फिर बाकी जो मतलब जो हमारी आईपी है वो किस तरीके की ओवरलैप तो नहीं है, बाकी सारी चीजें बहुत सब उसमें होता है। तो वो पूरे पूरे होते हैं। जो छोटे छोटे आपके कंपनीज होती है वहां भी आईपीआर स्पेसिफिक लोगों की जरूरत होती है। तो ये सारा का सारा आपका आपका स्पेशलाइजेशन अगर एलएलएम में आईपीआर का है तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होता है कंपनीज के अंदर वो जॉब पाने में। सेम चीज यहाँ पे टेक लॉ के साथ भी थोड़ा सा होता है कि अगर मान लो आप चाहते हो जाना, तो एक बहुत ही नीश यहाँ पे कैटेगरी है कि साइबर लॉज और वो सब के लिए जो आपका साइबर क्राइम्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए कंपनीज कभी कभी एक अपना सेक्टर, एक अपना पूरा एक यूनिट रखती है, उसके अंदर आप जा सकते हो, एक अपना वो होता है। और कॉर्पोरेट लॉस के अंदर डेफिनेटली अगर मान लो एज अ लॉ एडवाइजर या फिर लीगल एडवाइजर आपको मान लो जाना है या फिर वो करना है, तो आपको डेफिनेटली एक यहाँ पे चांस रहता है कि जो कंपनीज होती हैं उनका जितना भी डे टू डे का आपका लीगल वर्क होता है, या फिर मान लो उनको गवर्नमेंट एजेंसी से कुछ वो है, उनको कुछ मान लो मुकदमा चल रहा है, कंप्लायंस का काम है, वो सब के लिए आपको वो लोग रखेंगे कंपनीज के अंदर। आपके सारे के सारे ये सब जॉब आपको मिलते हैं। इनका मैं अगर बात करूं एक एवरेज पैकेज का कि कितना क्या मिल सकता है, तो ये जितनी भी आपकी जॉब्स होती है ना, इनका बहुत ही वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो एलएलएम है वो कहाँ से है, एनएलयू से है कि मान लो आईपीआर के केस में आईआईटी खड़गपुर से है, या फिर मान लो किसी और जगह से, मान लो टेक लॉ की किसी उससे अच्छी कॉलेज से है। तो डिपेंड करता है प्राइवेट पब्लिक कॉलेज से उसमें क्या है मैटर, उसके अलावा किस कंपनी में जा रहे हो, उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। तो कई फैक्टर्स है, तो आपका ये रेंज कर सकता है फ्रॉम वेयर मान लो 3 लाख से लेकर इवन आपका ये मान लो 20 लाख तक जा सकता है, बहुत आराम से उसके ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एलएलएम कहाँ से और कैसे है। तो एलएलएम करने के बाद डेफिनेटली इन सारे आपकी जो फील्ड होते हैं उसके अंदर आपको कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स में, कंपनीज में तो खास करके यहाँ पर पूरा पूरा फायदा मिलता ही मिलता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके बाद मैं अगर बात करूं जो दूसरा आपका सबसे बड़ा एरिया ऑफ मैं कह सकता हूँ जहां पे हायरिंग होती है एलएलएम के बाद स्पेसिफिकली, वो है आपके कॉलेजेस के। अब देखिए भाई कॉलेजेस के अंदर क्या होता है ना, आप एक प्रोफेसर के तौर पे फिर एक लेक्चरार के
तौर पे आप कह सकते हो, आपको पढ़ाने का मौका मिलता है। तो आपका स्पेशलाइजेशन चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे आप क्रिमिनल लॉ की बात करो, चाहे आप बात करते हो मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, ठीक है, या फिर आप बात करते हो मान लो आईपीआर की, या मान लो कमर्शियल लॉ की बात करते हो, ठीक है, या आप मान लो बात करते हो इंटरनेशनल लॉ की, समटाइम्स लोग करते हैं इंटरनेशनल लॉ में भी अपना स्पेशलाइजेशन वगैरह। उसके अलावा आप मान लो बात करते हो ह्यूमन राइट्स हो गया, या फिर आप बात करते हो कि आपके वही टेक लॉज, जो आपका टेक्नोलॉजी लॉ टेक्नोलॉजी वाला होता है वो आपका हो गया। इन सबके अंदर अगर आपको जाना है तो आपको बस क्या करना है, आपको नेट यूजीसी क्वालिफाई कर लेना और कुछ नहीं करना है। ये क्वालिफाई करने के बाद अकेडमिक्स का रास्ता आपके पास सीधे सीधे खुलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कॉलेज कौन सा था, एनएलयू आपने एनएलयू से करा या कहाँ से करा, उस पर डिपेंड करते हुए आराम से आपको प्लेसमेंट मिलती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। बस एक जो चीज होती है, नेट क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके अलावा भी अब जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ सर्टेन एनएलयूज होते हैं, मान लीजिए एनएलयू दिल्ली हो गया, या मान लीजिए अभी रिसेंट में एनएलयू मेरे ख्याल से इन्होंने काफी उन्होंने रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए भी वो लोग पोस्ट वगैरह निकालते हैं, एनएलएस आयु ने हाँ निकाली थी रिसर्च असिस्टेंट के लिए। तो वो आपको पार्ट टाइम बेसिस पे फुल टाइम पे रखेंगे, आपको स्टाइपेंड मिलेगी, उसके हिसाब से आप अपना जिस भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आप हो वहां पे आपको आराम से मिल सकता है। और इसमें भी डिपेंड इस पे नहीं करता है कि वो कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर उस चीज का रिसर्च का एक मान लो अपना एक सेल चलता है, तो वहां पे डेफिनेटली आपको चांस मिलेगा कि आप वहां पे जाके अपना एज अ रिसर्चर वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो वो भी एक अपना फील्ड रहता है कि एज रिसर्चर वो लोग वहां पे बुलाते हैं। उसके अलावा भी अगर मान लो आपने पीएचडी क्वालिफाई कर ली, पीएचडी क्वालिफाई करने के बाद भी रिसर्चर्स की वहां पे जरूरत तो होती है, रिसर्च स्कॉलर्स की, तो वहां पे भी एक आपको जो होता है भारत सरकार की तरफ से, अगर मान लो जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो ग्रांट मिल के आपका काम होता है, वो सारी चीजें भी होती है। तो कॉलेजेस के अंदर भी बल्कि मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि काफी अच्छा एक आपका इकोसिस्टम है कि एज अ रिसर्च फेलो, या फिर आपका मान लो आप एज अ जो लेक्चरर है वहां पे आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, किसी भी आप उससे हो डिपेंड इससे नहीं करता। पर जो मैक्सिमम यहाँ पे प्लेसमेंट्स होती है मैं अगर कहूँ, तो वो क्रिमिनल और कॉन्स्टी वालों की अच्छी खासी प्लेसमेंट का चांस यहाँ पे रहता है। और आईपीआर और कंपनी लॉ डिपेंड अपॉन की जो आपका कॉलेज है वो अगर उस तरीके के मतलब उसका मतलब कि ये जो फैकल्टीज होती है वो थोड़ी सी रेयर होती है, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे वो भी थोड़ा सा कम होता है, तो उस पर थोड़ा सा मिलना हल्का सा कठिन हो जाता है। तो क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है, थोड़ा सा एक बेटर हल्का फुल्का चांस होता है। पूरा 100% में थोड़ा बहुत चांस आपका होता है कि हाँ अकेडमिक्स में आपको एक एज रहती है बाकियों के थोड़ा से कंपैरिजन में। एक चीज ये हो गई। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी देखना, मान लो आपने एक जनरल एलएलएम करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो जैसे आप मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने एलएलएम करा, या फिर आप मान लो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने करा जिसमें कि स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक नहीं था, तो आपकी जो ऑनर्स के सब्जेक्ट्स थे फिर वो आप देखो बेसिकली किस तरीके के क्या थे, और उसके हिसाब से आपको केवल कॉलेज के टैग के बेसिस पे ही वहां पे अपना प्लेसमेंट मिल जाता है। डीयू से हो, बीएचयू से हो, आपको प्लेसमेंट आराम से मिलता है। इसके बाद जो तीसरी जगह है जहां पे आपको प्लेसमेंट मिलने का बढ़िया चांस रहती है वो है आपकी गवर्नमेंट की भैया। अब गवर्नमेंट के अंदर आप पूछोगे सर एलएलएम स्पेसिफिक क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपकी होती है। जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, ये लोग जो है कई बार क्या करते हैं कि अपने लिए इन लोग को रिसर्च के लिए लोग चाहिए होते हैं, जिसमें कि ये लोग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए वो लोग पार्ट टाइम पे रखते हैं लोगों को। तो उसके अंदर अगर मान लो आपके पास अच्छी सी कॉर्पोरेट लॉ से अपनी एलएलएम अगर करके रखी, तो वो लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास कॉर्पोरेट लॉ की अपनी स्पेशलाइजेशन है, वहां पे उनको सीधे सीधे मिल जाता है। इसके अलावा आप मान लो जो मिनिस्ट्रीज के अलावा जो अलग अलग स्टेट लेवल पे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि मान लो पीएसयूज की मैं बात करता हूँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, तो वहां के ऊपर भी लीगल कंसल्टेंट्स की जरूरत होती है। तो वहां पे मान लो आपके पास अगर एलएलएम है तो आपको एक प्रेफरेंस मिलता है। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट में मैं देख रहा था कि एक स्टेट आपकी पीएसयू थी जिनको की जरूरत थी लीगल कंसल्टेंट्स की, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि सर मतलब इसमें आपका एलएलएम स्पेशलाइजेशन इसमें डिजायर्ड है एज अ ट्रेट। तो वो भी एक बहुत बड़ी चांस है। कभी कभी ये भी होता है कि 10-10 साल का एक्सपीरियंस के साथ वो लोग एलएलएम मांग लेते हैं। तो इसमें इट्स अ फील्ड या वो जहां पे आपको थोड़ा सा ना एक्टिव रहना पड़ता है, ये देखने में कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो है कौन सी, गवर्नमेंट की आपकी कौन सी मिनिस्ट्री की है, या किसी स्टेट पीएसयू की है, या महारत्ना में है, मिनी रत्ना में है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। साथ में आपका अगर आप बात करते हो जैसे क्लैट के थ्रू जो आपका पीएसयूज के अंदर प्लेसमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी अगर आप बात कर रहे हो ना, तो आपको सीधी सी बात है अगर ऐसा आप स्पेशलाइजेशन का एरिया रखते हो जो कि उस पर्टिकुलर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका पीएसयू है उसके काम से रिलेट करता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप लेबर लॉज में स्पेशलाइज हो या एनवायरमेंट लॉ में स्पेशलाइज हो, तो थोड़ा सा ना उनको बेटर पड़ता है। फिर मान लो एनर्जी लॉज होते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या हल्का सा ना बेनिफिट एक एज मिलता है उन कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ या कहीं और से अपना आ रहे हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटीज एक होती है, डिपेंड इस पे करता है कि आपका स्किल सेट तरीके का है या वो किस तरीके का। तो हर चीज का आपका यहाँ पे एक पूरा वो बना हुआ इकोसिस्टम कि गवर्नमेंट के अंदर तो एलएलएम करने के बाद स्पेसिफिक आपको जॉब्स यहाँ पे मिलती है। उतना ज्यादा मैं कहूंगा स्कोप नहीं है जितना कंपेयर टू अगर आप एलएलबी करके ही करोगे, उतना कोई स्कोप नहीं है आपको यहाँ पे। अगर इंडिपेंडेंट अगर आप काम करोगे ना अपना खुद का भी, तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर एलएलएम रहता है तो एक बेटर आपका चांस रहता है, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे डेफिनेटली खुलती है।
इसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पे एज अ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस या फिर मान लो जो एनजीओज आपके होते हैं, उनके अंदर अगर आपको मान लो जाना है, तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से पहली बात तो अगर मान लो आपके पास आईपीआर से अपना एलएलएम है, तो आप एक पेटेंट अटर्नी के तौर पे काम आराम से कर सकते हो। इसका पूरी लिटिगेशन का एक अलग पूरा फील्ड होता है जहाँ पे केवल पेटेंट जो आपके ट्रेडमार्क ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम होता है, डिफरेंस क्लेम और ये सब दुनिया भर की जो चीज़ होती है वो फाइल होती है। उसके अलावा अगर आप बात करते हो तो फिर जो लॉ फर्म्स होती हैं उनके अंदर स्पेशलाइज, जैसे मैंने आपको कहा, विंग्स होते हैं। जैसे लिटिगेटिंग फर्म्स के अंदर भी वो चीज़ होती है कि आप कर सकते हो, तो वहाँ पे करते करते आप सीखोगे काम, फिर आप उसके बाद अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस खोल सकते हो। वो पूरा एक आपका बहुत ही बढ़िया एक वो रहता है। इसके अलावा जैसे आप मान लो बात करते हो क्रिमिनल लॉ की, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर स्पेशलाइजेशन का आप फायदा उठा सकते हो इस चीज़ में कि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज है क्रिमिनल लॉ की, किसी एक पर्टिकुलर सबसेट की या किसी उसके, तो उससे आप अपना जब लिटिगेशन में शुरू करोगे तो आप एक बढ़िया काम कर सकते हो। उसका एक बहुत अच्छा एक वो रहता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एनजीओज जो होते हैं, फिर मान लीजिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे मान लो आपका यूएन हो गया या फिर मान लो यूनिसेफ हो गया, फिर यहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों को ज़रूरत होती है लीगल जो ऑफिसर्स होते हैं, जो लीगल बंदे होते हैं उनकी, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर अगर है, तो इट गोज इन टेक्स टू समवेयर, वहाँ पे थोड़ा सा अपना रहता है कि अपना स्पेशल तरीके की एक जॉब है ह्यूमन राइट्स लॉ के, या फिर मान लो आपका स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा बेनिफिट करता है। तो आप उस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर जो आपके एनजीओज होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए मान लो कोई एनजीओ है, तो उसके अंदर मान लो लॉ का कंप्लायंस का काम है, तो उसके लिए आपको मान लो वहाँ पे एज ऑफिसर रखा गया, तो आपका वहाँ पे जो सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए मान लो जो एक्टिविस्ट या उस टाइप के जो लिटिगेटिंग प्रैक्टिस वाला बंदा होता है उसको वो लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। तो अलग अलग जो आपके सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से तलाशनी पड़ती है कि एनजीओज के अंदर या फिर मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मान लो अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करो तो वो किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन जो एक ओवरऑल ओवरऑल जो मैंने आपको बताना था यहाँ पे, वो मैंने आपको बता दिया। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के अंदर आप इसके अलावा बात करोगे कॉर्पोरेट लॉ से अगर आपने मान लो करा है या आपने मान लो और किसी उससे फील्ड से करा, तो उतना यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें डेफिनेटली पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो कि यहाँ पे एलएम करना चाहते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो अपना थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं क्या कैसे करना है। और अगर मान लो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।